जल जीवन, वनस्पति, औषधि, अनेक प्रकार के फल, अनाज, फसलें, इन सभी के सम्मिश्रण से बनता है पर्यावरण। पर्यावरण प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रत्येक मानव के लिए एक अनमोल वरदान है। यदि हमारे आसपास का पर्यावरण शुद्ध है तो वो हमको एक उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, साथ ही एक लंबी आयु भी प्रदान करता है। विकास के इस दौर में प्रत्येक मानव को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके आसपास की जो प्राकृतिक संपदा है उसका विनाश ना होने पाए। आइए इसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी साहब से, जो सुविख्यात पर्यावरणविद हैं और जिनके सराहनीय कार्यों के लिए भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे महान पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हल्के हैं क्या टॉक्स। तो गाइस, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, सन ऑफ हिमालय, मिस्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हल्के हैं टॉक्स में। आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला अपना, बहुत बहुत आप इतनी खूबसूरत जगह में आपकी बहुत ही खूबसूरत जगह भी, हमने पूरा कैंपस देखा आपका और बहुत अच्छा मिला, ऐसा अवसर हुआ कि हम आपसे मिले। धन्यवाद मित्रों, आपका और आपका भी स्वागत है इस स्थान पर। तो सर, आप एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, और तो आपकी इस फील्ड में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? और लाइक आपका एक फाउंडेशन भी है हेस्को, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखो मित्रों, पहली बात तो मैं यही से शुरू कहूँगा कि मैं क्या, हम में से कौन है जिसे हवा, मिट्टी, जंगल, पानी नहीं चाहिए? बिल्कुल सर जी। हम में से हर एक के अंदर एनवायरनमेंट बसा है, प्रकृति का आप हिस्सा है। अगर आप ये है तो आप भी एक एनवायरमेंटलिस्ट है जो सोया हुआ है। बिल्कुल। और मैं जाग गया। ये एक अंतर है। हाँ जी। क्योंकि देखो, इस देश के प्रधानमंत्री हो या अमेरिका के राष्ट्रपति, सबको पानी चाहिए, प्राणवायु चाहिए, खाने के लिए वाली वो मिट्टी जो बेहतर कहलाती है। तो ये सब की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो दौड़ दुनिया की लगी हुई है, बिल्कुल, वो तथाकथित इकोनॉमी को लेकर के, उसके कारण हम बहुत कुछ चीज़ें भूल गए। और सबसे पहले दुर्भाग्य से जो हम भूले वो प्रकृति है। जी। और इसीलिए हमारी प्रवृत्ति भी बिगड़ गई। मैं पहले मैं एक गांव से आया हूँ, इसलिए हिमालय का हिस्सा हूँ। सर, आपका गांव कहाँ था? ये कोटद्वार एक कोटद्वार। जगह थी, अभी भी है, अभी भी। लेकिन अब वो शहर में बदलता जा रहा है बड़े तेजों बिल्कुल से। सर। लेकिन वो तब गांव था जब मैं पैदा हुआ था। बिल्कुल सर। और आज सारे गांव का यही हंस रहे हैं, वो कब शहर बन जाए कुछ पता भी नहीं। पता भी नहीं। और गांव का मतलब बहुत कुछ होता है, वहाँ से ही प्रकृति का पहला और बड़ा जुड़ाव होता है, हर गांव के साथ है। क्योंकि हमारे निर्भरता ही इस तरह से गाँव की है। खेती बाड़ी, जंगल, पानी, ये हिस्सा होता है गांव का। जी। जबकि शहरों के हालातों में ये सब कुछ नहीं होता। और बड़ी बात तो ये है कि हमने शहरों को तो बढ़ाया, बिल्कुल। लेकिन हम चूक गए बिल्कुल। कि शहरों के जो दिन प्रतिदिन हालात गिरते जा रहे हैं, भीड़ को लेकर के देख लो, राइट सर। या फिर आप प्रदूषण को लेके देख लो, या जो पानी की मार काट है, बिल्कुल सर। तो ये सब को मिला के, और जो अब धीरे धीरे शहरों की कृपा से कूड़े के जो पहाड़ बन गए, तो वो पहाड़ तो खत्म होते चले जा रहे हैं। जी। कि जिनको कि पहाड़ कहते थे, लेकिन अब कूड़े के पहाड़ खड़े हो कूड़े के चुके हैं। पहाड़ जी, खड़े कूड़े के हुए। पहाड़। तो यही शहर की परिभाषा है, बिल्कुल शहर इसे ही कहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी है कि हम इस कूड़े के पहाड़, या जो शहर वाली हमारी प्रवृत्ति है, ये भोगवादी सभ्यता का चिन्ह है, बिल्कुल सर। कंज्यूमरिज्म है। और कॉन्जर्वेशन गांव से होता है। बिल्कुल सर। तो अभी शायद दोनों में एक साथ मिलान होना चाहिए। कंज्यूमर्स को कॉन्जर्वेशन में भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल जी। तो जब मैं पढ़ाता था एक गांव में, पढ़ते हुए मैं उसी कॉलेज में
पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में लेक्चरर हो गया, फिर बहुत से पीएचडी स्टूडेंट किए, और फिर मन में यही रहा कि नौकरी कोई उत्तर नहीं है। मन में था अवश्य इस बात को लेकर के कि कुछ सेवा करनी है प्रकृति की, हिमालय की, गांव की, ये मन में भावनाएं थी। हाँ जी। तो धीरे 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 हैस्को बनता चला गया, और इस यात्रा में बहुत कुछ खोया भी है। और खोता क्या है आदमी ऐसी यात्राओं में? एक कोई भी सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को सबसे पहले अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल सर, उन्हें ही खोना पड़ता है, बिल्कुल सर, अपनी आवश्यकताएं, अपनी प्राथमिकताएं, तमाम चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, जी। तभी तो आप कोई संदेश लेके आगे जा सकते हैं। तो ये सब कुछ मेरे जीवन में भी हुआ, बिल्कुल जी। सर, और आज जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो कुछ भी मेरे और मेरे साथियों के द्वारा किया गया हैस्को के रूप में, 1983 में बना था हैस्को, 93 में। जिसमें आज की तारीख में वहाँ इंजीनियर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। इट्स क्या ए बात है। मिक्स ग्रुप, और इसीलिए हम कुछ समाज को दे पा रहे हैं और बिल्कुल। समझा पा रहे हैं। सर मुझे यात्रा से याद आया था कि आपने एक बार यात्रा करी है साइकिल से, तो उसके पीछे क्या वो था आपका? देखिए, अब मैं और मेरे साथी उत्तराखंड या हिमालय के हिस्से में काम करते हैं, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण का मुद्दा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय है, बिल्कुल सर, और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देख लें, दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर में अपने ही देश में है। बिल्कुल सर, और हम मुंबई को लेकर बड़ा इतराते हैं, राइट, लेकिन वो मुंबई के लोगों को भी पानी चाहिए, हवा चाहिए, सबको चाहिए। क्योंकि पूरी इकोनॉमी सब कुछ नहीं होती। बिल्कुल। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन के लिए जान के लाले पड़ गए तो उसका क्या मतलब निकल सकता है? बिल्कुल, और वही कोविड टाइम था, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई जिसके लिए हम मरे। बिल्कुल सर, तो अभी इकोनॉमी थोड़ी ना साथ दे सकती है, बिल्कुल सर, इकोलॉजी साथ देती है। तो उस Ecology समय साथ जब कोविड में सब कुछ बंद था, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, चर्च बंद, तो आपके साथ प्रकृति थी, बिल्कुल सर, हवा मिली आपको, बिल्कुल सर, पीने को पानी मिला, बिल्कुल, भोजन मिला, तो किसने दिया? पृथ्वी और प्रकृति ने। प्रकृति ने, तो बिल्कुल इसलिए प्रकृति का बंधन बड़ा है, और यही कारण था। हमने जो यात्रा की थी अभी, वैसे तो हम देश में 3 बड़ी यात्राएं कर चुके हैं, कन्याकुमारी से सर, लेके यहाँ तक, इसी तरह से सिलीगुड़ी से यहाँ तक, और जो सबसे रिसेंट है वो मुंबई से लेके यहाँ तक की गई। और उसका मुद्दा ये था कि इकोनॉमी चाहिए तो इकोलॉजी भी चाहिए। जी। हमने बिल्कुल। इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को लेके दोनों को। चलना चाहिए, क्योंकि हम अब ये नहीं कह सकते कि हम एक ऐसे जीवन में जा सकते हैं वापस जो जंगलों में होता था। इकोनॉमी ही ढांचागत विकास लाती है, बिल्कुल सर, इकोनॉमी से सुविधाएं आती हैं, बिल्कुल सर, और जो तमाम तरह की चीज़ें हैं वो इकोनॉमी की देन है, बिल्कुल लेकिन वो जहान है, सर, राइट, लेकिन जान इकोलॉजी से आती है। Ecology। या जान बचानी है तो हवा मिट्टी पानी चाहिए। बट सर जैसे मैं देखता हूँ कि हर एक शहरों में इकोनॉमिक जोन होते हैं, बट एनवायरमेंटल जोन कहीं नहीं होता है ऐसा, लाइक। और उस चीज़ पे आप भी हमने देखा है, हर जगह कुछ सुना भी है, आप बहुत फोकस्ड हैं उस चीज़ को लेके, एनवायरमेंटल जोन बनाने के लिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ सभी जगह कि जो भी आप लेते हो, आप देते क्या हो, इसका हिसाब किताब भी होना चाहिए। बिल्कुल, उदाहरण के लिए जो जीडीपी है, जीडीपी क्या करती है? पृथ्वी से तो ले रही है। आपकी पूरी इकोनॉमी का आधार क्या है? बिल्कुल, पृथ्वी के संसाधन है। बिल्कुल। खेती बाड़ी करो या ढांचागत विकास करो या आप जॉब दे रहे हो, तो अंत में पैसा कहाँ से कमा रहे हैं आप? पृथ्वी के संसाधनों से। तो जब आप उनको भोग रहे हो तो उनको जोड़ो भी। तो इसलिए जीडीपी अगर है तो भाई ये भी तो बताओ आपकी आप इकोलॉजी के लिए क्या कर रहे हो? बिल्कुल। इकोलॉजी जोन क्या है आपका, ग्रोथ क्या है Growth आपकी? क्या है? तो इसलिए हमने जीडीपी के साथ जीईपी की कल्पना की, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। Right. कितने जंगल बढ़ाए, कितनी हवा जंगल बेहतर बढ़ाए, की, ठीक। कितना पानी जोड़ा, पानी जोड़ा। राइट, कितना आपने जंगल बेहतर किए और मिट्टी बेहतर की। इनको मिला करके हमने जीईपी की कल्पना की, जिसको अब अंतर्राष्ट्रीय रिकग्निशन भी मिल गई है। क्या बात है, और उत्तराखंड पहला राज्य दुनिया में होगा जो जीईपी देगा, क्योंकि अच्छा। हमने यहाँ की तैयारी कर ली है, निकाल लिया है कि यहाँ की जीईपी क्या है। तो हमारा जो इकोलॉजी के प्रति एनवायरनमेंट जोन जिसे आप कह रहे हैं, वो इस रूप में भी है कि जितना इकोनॉमी को आप दमखम भरना चाहते हो, उतना इकोलॉजी पे भी करो। जहान बना सकते हो आप इकोनॉमी से,
जान नहीं बचा सकते। जान नहीं जान नहीं बचा और बचा जान बचाने के लिए आपको इकोलॉजी चाहिए। इकोलॉजी Ecology, चाहिए, बिल्कुल जी। चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर हिमालयन रीजन में सर ऐसे बहुत सारे लाइक प्रेसिंग इश्यूज हैं इन्वायरमेंटल को लेके, राइट। तो उस वो इश्यूज क्या हैं, और लाइक आपकी जो संस्था है वो उस पे क्या काम कर रही है? देखो दोस्तों, एक बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, हिमालय बड़ा संवेदनशील है, इसमें कोई शक की बात नहीं, जी। लेकिन इसकी संवेदनशीलता के कारण हम बहुत सी चीज़ों से वंचित रह गए। राइट। राज्य क्यों मांगा था हमने स्टेटहुड हिमालय में, कि ताकि वो दूर दराज के गांव भी मुख्य विकास की धारा का हिस्सा बने। राइट। इसलिए जब गांव के लिए सड़क जाने की बात होती होगी, ये बड़ी योजनाओं की बात होती है, तो हम तुरंत इकोलॉजी इन्वायरमेंट को सामने ले आते हैं Yes, कि sir. वो संवेदनशील है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, होना क्या चाहिए, हमको विकास भी चाहिए और हमको इकोलॉजी भी चाहिए। राइट। तो इन दोनों को मिलाकर के अगर हम सोचेंगे, जैसे सड़क, उत्तराखंड ही हिमालय एक पहाड़ नहीं है, हिमालय ही, सारी दुनिया, स्विट्जरलैंड, चाइना, यूरोप पूरा पहाड़ी है, वहाँ सब कुछ होता है। सब कुछ होता है। जी। अपने हिस्से में क्यों ना आए? Right. हमने राज्य मांगा इसलिए था। अब राज्य मांगने में ये थोड़ी ना था कि चमोली के लोगों को और वहाँ के लोगों को विकास नहीं देना है क्योंकि वहाँ पे पर्यावरण खराब हो जाएगा। नहीं, मिला के हर चीज़ सोची जाएगी अगर, तो वहाँ भी वही संभव होगा। जिस स्विट्जरलैंड में आप बार बार जाने के पक्ष में रहते हो घूमने के लिए, आप यहाँ पे भी स्विट्जरलैंड जैसी बहुत सी परिस्थितियाँ पैदा की जा सकती है। जी बिल्कुल। राइट सर। सर एक आपका ये है, लाइक आपका एक वेंचर है वाइस करके, वुमेन्स इनिशिएटिव फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सर इसके बारे में कुछ बताएं सर। देखो मित्रों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया में पृथ्वी के बाद अगर किसी पर धैर्य बचा है वो महिलाएं हैं। क्या बात है सर। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब आप घर के अंदर ही देख लो, कितनी भी हमारी एडवांस महिला हो, लेकिन बच्चों के प्रति, घर के किचन के प्रति, हर चीज़, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की पत्नियां हो या कोई भी हो, यस सर। उनकी नज़र, उनकी भावनाएं घर के अंदर रहती हैं, बिल्कुल सर। घर से जुड़ी होती हैं, पति से, पुत्र से, बच्चों से। ऐसे ही आप अगर देखें पूरे देश में, खास तौर से घर और गांव, ये सब महिलाओं से चलते हैं। बिल्कुल सर। और उत्तराखंड हिमालय को देख लें तो जिंदा ही महिलाओं के कारण है, सही कह रहे हैं आप सर। क्योंकि ज्यादातर तो पुरुष जो है नौकरी के पक्ष में या जी। देहरादून चले गए या कहीं और बट सर मैं चले तो गए। गांव में भी ऊपर देखता हूँ कि पहाड़ों में आज भी ऐसा है कि जो आदमी पौवा पी के अपना कर रहा है, औरतें जा रही हैं, पूरा इतना भारी भारी लकड़ियाँ खेत पे खोखे लेके आ रही है लाद के, और आदमी वहाँ अभी भी वो वैसे ही है, औरतें खेतों में और आदमी वहाँ। ये वैसे पूरे देश की कहानी है। जी। अच्छा। अब राजस्थान चले जाओ, हाँ। बिहार चले राजस्थान जाओ, में भी ऐसी है। महिला तो केंद्रीय भूमिका में रही है, बिल्कुल। रहेगी, और पुरुष उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, उसमें कभी नहीं कर डोमिनेट हो सकता है, डरा सकता है, भय पैदा कर सकता है। पर सत्य ये है कि पुरुष महिला हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं बन ही नहीं सकता। सकता। राइट सर। पृथ्वी, प्रकृति और महिला एक है, इन्हीं में धैर्य है। बिल्कुल सर। और मैं समझता हूं कि इन्हीं बातों को रखते हुए हमने वाइस की कल्पना की थी, विमेन इनिशिएटिव फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि महिलाओं के पास बहुत कुछ होता हो लेकिन उनके कमांड में पैसा नहीं होता, खास तौर से गांव में। गाँव में जी। सर। तो अगर उन्हें छोटी मोटी चीज़ें करनी है तो पुरुष के पैसे पे वे निर्भर है पहले या permission दूसरे है। रास्ते अपनाते हैं। राइट। लेकिन हमने ये सोचा कि महिलाएं खुद अपना पैसा अपने लोकल संसाधनों से, खेती बाड़ी से जो पैदा हुआ उसमें वैल्यू ऐड करें, Right. या वो कौन कौन सी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको लेकर के कि वो अपने लिए कुछ पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए हमने वाइस की कल्पना की। आज 1000 से ज़्यादा इनकी संख्या है, विमेन इनिशिएटिव फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम उसमें उनको नॉलेज देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, Right. वो अपने अपने स्तर पर खड़ी हैं, बिल्कुल सर। और आज एक अच्छा प्रयोग उन्होंने कर दिया है स्थापित। तो ये केवल उत्तराखंड में या ऑल ओवर इंडिया है? हमने उसमें दो ही पक्ष रखे थे कि हिमालय में, ये उत्तराखंड में तो है ही, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी है, हिमाचल में भी है, जम्मू कश्मीर, हिमालय के हिस्सों में ज़्यादा उन महिलाओं को जोड़ते हैं। बिल्कुल। और मैंने और मेरे साथियों ने ये मन भी बनाया है उसमें कि ये कोई एक ये आंदोलन के रूप में होना चाहिए, और इसलिए हमने इसको बहुत ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं किया
कि कभी कभी क्या होता है, बहुत ऑर्गेनाइज होने का मतलब जो होना ये अनऑर्गेनाइज हो जाना होता है। बिल्कुल सर। अब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लो, कितनी ऑर्गेनाइज होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अंदर खाने में बिखरी हुई होती बिखरी होती वीकली है। होती है। है। उदाहरण के लिए, तो इसलिए हमने वाइस को एक स्वतंत्र रूप दे रखा है बिल्कुल और वो अपना काम में लगे। बिल्कुल सर। और एक और आपका जॉइंट वेंचर है इंडियन आर्मी के साथ सर, यस सर। TIP टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पीस, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा था कि 2002-3 के आसपास की बात है कि मुझे जम्मू कश्मीर की आर्मी ने बुलाया था, क्योंकि एक प्रयोग हमने किया था तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में, वाटर मिल चला करके हमने बिजली पैदा की थी। तो वो प्रयोग जम्मू कश्मीर में गया, फिर वहाँ के गवर्नर ने, उनके आर्मी कमांडर ने, जो यहाँ भी आए, हमारे पास भी आए, अच्छा। वो उसको ले गए। करीब 1000 गाँव में वाटर मिल लगाई गई और ऐसे बहुत से काम किए गए। क्या बात। क्योंकि दूर दराज के इलाकों में जो सबसे बड़ा सवाल था कि जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट है, तो उस अनरेस्ट को बेहतर रिश्ते बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, इसलिए उसको टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फॉर पीस कहते हैं क्या कि शांति के लिए हमने तकनीकी का प्रयोग किया। और यही हमने आसाम में भी किया अच्छा। और के इलाकों में, अरुणाचल में, ये सब चीज़ें की। ये इनिशिएटिव था। सर आपको सन ऑफ हिमालय आपको एक टैग दिया, इसकी आपकी एक मूवी भी आई, इसकी स्क्रीनिंग हो रही है। आप दिया मिर्ज़ा ने भी आई थिंक आपके साथ पॉडकास्ट किया है, और KBC में भी आए हैं KBC सर, में अमिताभ सर बच्चन के करमवीर एपिसोड सर ने अमिताभ बच्चन के साथ कराए। और वैसे गाइज मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सर जमनालाल अवार्ड, पद्मश्री और आपका पद्म पद्म भूषण। भूषण सर से सर सम्मानित है उससे। और सर काफ़ी बड़ी हस्ती है, अब क्या बताएं आपको, जो हमारा सौभाग्य है कि हम सर के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। पॉडकास्ट कर रहे हैं। सर थैंक यू सर, अगेन आपको थैंक यू। तो सर एक आपके एक मूवी है, आप जोया अख्तर ने आपके साथ आपके ऊपर बनाई है, आर्चीज करके। सर उस कुछ मूवी के बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, सच बात तो यह है कि मुझे तभी पता चला जब केबीसी में हाँ। वो तमाम स्टार किड्स और जोया अख्तर केबीसी में बुलाए गए थे, और उन्होंने वहाँ पे जब उनसे इंटरव्यू और बातचीत हो रही थी, तो जोया अख्तर ने बताया कि इस पिक्चर का इंस्पिरेशन मुझे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से मिला। राइट सर। और उन्होंने जो 25 लाख रुपए जीते भी, उन्होंने हमारे संगठन को, हेस्को को दे दिए। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात। तो ये एपिसोड में देखा था सर। हाँ, तो अगर ये ऐसा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उस लेवल के लोग यस सर। जो एक तरफ से फिल्मी दुनिया के लोग हैं, उनके फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं, राइट सर। तो उनमें से कोई एक डायरेक्टर अगर हमारे विचारों पर आधारित प्रकृति, पर्यावरण, इकोलॉजी को अपनी फिल्म का हिस्सा बना देता है, तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ। क्योंकि ये समझ सब जगह जानी चाहिए कि बिना प्रकृति के लिए अब हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल। एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल बहुत बड़ा इशू है, चीज़ है। तो हाउ स्पेसिफिकली इट इज़ इम्पैक्टिंग द हिमालयन रीजन? राइट सर। देखिए, ऐसा है दोस्त, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात तुमने पूछी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली में टेम्परेचर बढ़े, उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हिमालय की चोटियों में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है जितने भी ग्लेशियर है, हिमखंड है, वो पिघल जाएंगे, वो लेक में परिवर्तित होंगे। और ऐसी खबरें आ चुकी हैं आती है। कि अभी जो इसरो की एक स्टडी है, उसने बताया कि हाई एल्टीट्यूड में एरोसोल्स की संख्या बढ़ गई है। एरोसोल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस, राइट सर। उनकी संख्या का मतलब, बढ़ने का मतलब है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ना, और उसके कारण लेक्स बन रही हैं। राइट सर। और लेक्स का उदाहरण तो तुम्हें पता ही है, केदारनाथ में जोराबारी लेक जो टूटी और उसने क्या तहस नहस किया। दूसरा बड़ा इसका विपरीत स्तर ये पड़ता है कि ये ग्लेशियर हमारे लिए वाटर स्टॉक है, जो धीरे धीरे पिघल गए हमको पानी देते हैं। अगर ये एक बार में पिघल गए तो फिर बाकी के समय का पानी कहाँ से आएगा। दुनिया भर में अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, हिमालय है, हिमालय को थर्ड पोल भी कहते हैं। राइट। ये 70% पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, पर अगर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में इन पर विपरीत असर पड़ेगा तो संकट बड़ा खड़ा है आने वाले समय। बिल्कुल सर। अभी आप जैसे देख रहे हैं, मैं देहरादून में ही देख रहा हूँ, हमारे उत्तराखंड में ही, कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, वेदर चेंजेस में कितना वो आ रहा है, हमारा डिफरेंस आ रहा है। जैसे पहले स्नोफॉल बिल्कुल टाइम पे होता था, अब इस बार तो स्नोफॉल सर देखने को ही नहीं मिलता है मसूरी में। तो इसके पीछे भी सर क्या, लाइक सब ग्लोबल वार्मिंग ही है सर? ये सब ग्लोबल वार्मिंग है, Yes, sir. क्लाइमेट चेंज। अब Yes, आप sir. देखो
दोनों से एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, जी सर। सच सच बताना, क्योंकि अभी तुम्हारा इंटरव्यू तुम मेरा ले रहे हो, तो ये मान के चलेंगे दोनों सच्चे आदमी हैं। यस सर। कितने जोड़ी जूते हैं तुम्हारे पास? मेरे पास सर काफ़ी सारे, गिनती काफ़ी सारे। तुम्हारे पास? मेरे पास भी सर 12-13 जोड़ी तो होंगे। तुम्हारे पास 2 पैर है और तुमको 12 जोड़ी जूते चाहिए, तो इसे क्या कहेंगे? इसे विलासिता कहते हैं, कंफर्ट कहते हैं। कंफर्ट कहते हैं। जब 2 जोड़ी से काम हो जाना था तो आपको कितने चाहिए? तो फिर कहाँ से आएगा वो जोड़ा? यस सर। वो पृथ्वी के संसाधनों से आएगा। जी। यही है। क्या बात। 1-2 कमरों में रहने वालों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चाहिए। आप देखिए आपकी आवश्यकताएं कब विलासिताएं बन गई आपकी। फिर आपके जूते की कीमत कितनी है इस समय? कितने का जूता पहना है? तो ज़्यादा पूछ रहा हूँ अंदाज से 1000 2000 सर, ज़्यादा ज़्यादा है सर। और तो 4-5 हजार का है। हाँ तो जब 5000 का जूता तो सर पे बोलता है, इसे तो सर पे पहनना चाहिए। इसका मतलब है आपकी बुद्धि खराब हो गई। राइट। पैरों में पहनने वाली चीज अगर 5000 में पहनोगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि तुम्हारे ये पैर में है कि सर में है? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। पर तुम्हारे जूते को तो मैं नहीं पहचानता ना। राइट। मैं उतनी देर से अगर कुछ देख रहा हूँ तो तुमको देख रहा हूँ, बिल्कुल सर। तुम्हारे जूते को नहीं देख रहा हूँ। तो जूते को जूते की तरह ही रखे रहने दो। बस सर आजकल का तो अब आजकल गलत है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि आजकल जो यूथ में जो क्रेज बना हुआ है, वो किस जूते का क्रेज है? वो तो सर पे बोल रहा है, सर। पैरों में कहाँ है वो? कि आप 8000 का जूता पहनेंगे, 10,000 लाखों लाखों जूते। लाखों रुपए के जूते, तो सर है ना, बुद्धि खराब हो गई है। तो लोग वो भी। सर पे बोल रहा है, तुम्हारे पैरों में नहीं है। राइट। और जब ये समझ बन जाएगी कि पैर सर हो जाएंगे, तो फिर यही होगा जो दुनिया में हो रहा है। बिल्कुल सर। इसे समझ बनानी चाहिए। क्या बात है सर। बिल्कुल सर। और ये दुनिया खराब इसीलिए भी कि देखिए गाड़ियां आई, यस सर। अभी तो तुमने लाखों के जूते बता दिए, गाड़ियों भी करोड़ों में किए। अब ऐसा तो संभव ही नहीं है ना कि किसी एक अच्छी गाड़ी में बैठ के आपको स्वर्ग तो प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल सर। होगा तो मैं भी करता हूँ, कहीं मेरे को भी एक बड़ी कीमती गाड़ी मिल जाए तो मैं भी स्वर्ग जाने की तैयारी करूँ। वो छोटी गाड़ी भी आपको वहीं ले जाएगी जहाँ एक बड़ी कीमती गाड़ी ले जाएगी, लेकिन ये चोचलेबाजी है। सब क्लास में मरे जा रहे हैं। अभी देश में नया luxury। आंकड़ा आया है, यस सर। वो आंकड़ा बता रहा है कि देश में अमीरों की संख्या 12,000 से ऊपर हो गई। पिछले साल 12,000 थी, इसमें 13,500 हो गई। यस सर। और 3 करोड़ मिलियन डॉलर से ऊपर वालों को अमीर कहा जाता। अब अजीब सी बात है, जब ये देखा गया कि वो खर्चा किस चीज में उनका ज्यादा हो रहा है, तो पता चला उनके खर्चे घड़ियों में, जूतों में, जूतों में, कपड़ों बैग में। में। लाइफस्टाइल। अब हमारी समझ में नहीं आता कि उतने ज्यादा बड़े खर्चे उन चीजों में होने का क्या मतलब है। कारों का नंबर चौथा है, उससे भी एक एक बैग की कीमत 1-1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, या जूतों की कीमत। तो जब ऐसा समाज हो जाएगा, भ्रमित है समाज, राइट। और उसी के पीछे आप और मैं दौड़ना चाहते हैं, जो नई पीढ़ी है, तो फिर आने वाले समय में ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ही होगा जो हो रहा है। लेकिन हम एक बात भूल गए, ये जूते भी धरे के धरे रह जाएंगे और वो बैग भी धरे के धरे रह जाएंगे, और मकान गाड़ी और भी। मकान भी सर। क्योंकि अगर प्राणवायु का संकट आ गया तो तो किसी को नहीं प्रकृति ये देखता तो है। नहीं कहेगी ना मैं ये अमीर है या गरीब है, गरीब है। सबको ले जाएगी एक साथ। प्रकृति तो किसी को नहीं देखती, बच्चा, बूढ़ा, बाप, किसी को नहीं देखती। और सच्ची बात तो ये है कि कोई पेड़ ये नहीं कहता कि ये बड़ा आदमी या छोटा आदमी दोनों को ऑक्सीजन देता है। इस नदी ने कभी नहीं कहा कि ये मुसलमान है या हिंदू है, यस सर। ये सबको देती है। प्राणवायु सबकी है। तो इसी से सीखो, जो तुमको सबसे ज्यादा दे रहा है, ये कैसा इनका व्यवहार है। क्या बात है। अब ये नदी को हमने बाढ़ जब से बना दिया, ये हमको लील ले रही है। हवा को हमने तूफानों में बदल दिया, बिल्कुल। वो हमें लील रहा है। हिमखंडों को हमने झीलों में बदल दिया, जो टूटेंगे और हमारे पे बरसेंगे। ये बारिश जो हमारे लिए बहुत बेहतर होती थी, आज वो बाढ़ बन रही है। और वो अब उस समय में हो रही है जब बारिश पड़नी चाहिए तब नहीं होती, तब नहीं होती, खेत सूख गए। खेत सूख गए। और ये तब होती है जब बारिश नहीं चाहिए होती। बारिश नहीं चाहिए होती। तो सब अब आप कुछ। कल्पना करिए कि आपको पता ही नहीं आप किस मौसम में चल रहे हैं। बिल्कुल। और ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण है। ये सब कुछ जो सब हो रहा है, नेचर जो बदल रहा है।
सर जैसे इतना प्यारा आपने ये रिवर दिख रही है हमें, इतना पूरा वातावरण आपने, तो इस रिवर के पीछे क्या राज है सर, ये आप बताएंगे क्या है ये रिवर? ये असल में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। ये जब 2006 में हम यहाँ आए थे, इसी के लालच में आए थे, कैसे? लेकिन 8 और 9 आते आते ये नदी सूख गई। ये क्यों सूख गई थी, इसका सीधा और बड़ा सरल कारण ये था कि इसका जो कैचमेंट होता है, नदियों का एक कैचमेंट होता है, जलागम कहते हैं उसको, इसके जलागम कमज़ोर हो गया था। जो भी पानी गिरे वो तुरंत बाढ़ के रूप में चला जाता था। हमने ये सोचा कि अब इस नदी से तो हमारा भी जान और अस्तित्व जुड़ा हुआ है, तो इस नदी में पानी की वापसी के तरीके या तो ये हो सकता है कि हम दोबारा जंगल लगाएं, जिसको 10 वर्ष लगने थे। फिर हमने एक सरल तरीका निकाला कि जो भी पानी वर्षा का पड़े वो इस पूरे जंगल में हमने करीब 8 से 10 हज़ार वाटर होल बना दिए। अच्छा। जो पानी गिरे उसके नीचे अंदर जाए। तो क्या हुआ कि 1.5 साल के बाद इस नदी की वापसी हो गई। अच्छा, 1.5 साल के अंदर? 1.5 साल के अंदर, वापसी क्योंकि एक्वीफर रिचार्ज होते चले गए और ये पानी आता चला गया। ये तो आया, लेकिन इसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात और भी जिसमें दमखम आया कि क्योंकि जहाँ पे जल छिद्र बनाए वहाँ पे मॉइस्चर लेवल बढ़ गया जंगल के अंदर, तो उसी जगह में स्वतः प्रकृति ने ऐसे वृक्ष देने शुरू किए जो प्रकृति की इच्छा थी, मनुष्य की इच्छा नहीं थी। मनुष्य तो वो पेड़ लगाता है जो उसके लालच के होते हैं या उसको जो पौध नर्सरी में मिल रही है। प्रकृति तो अपने बीच में से, अपनी नर्सरी से पौध, और ये जंगल बहुत बढ़िया जंगल पनपना शुरू हो गया, जो कि क्लाइमेट फॉरेस्ट जिसको कहेंगे, कि वहाँ की जलवायु के उपयुक्त कौन से जंगल होने चाहिए, वो वापस आ गए। उनकी देखा देखी वो तमाम छोटे जानवर जो वाइल्ड लाइफ्स होती हैं, खरगोश हुआ, ये तमाम छोटे मोटे जितने भी थे वो सब वापस आए। लेपर्ड भी है। फिर हिरन आया, फिर हिरन के बाद जंगली सुअर भी आए और वाइल्ड अब लेपर्ड भी आता है। अच्छा, यहीं पर यहीं पे आता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जब अध्ययन कर रहे थे तो 15 के करीब बर्ड स्पीसीज थी। आज के 115 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज यहाँ पे है। तो देखिए पूरा इकोसिस्टम वापस आ गया। तो ये प्रयोग है जिसकी बड़ी चर्चा है देश दुनिया में, और कई जगह ये काम आज की तारीख में हो रहा है। क्या बात है। So sir, what roles do local communities play in your conservation? You see, everything is around the local community because हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा। हम जीरो है और कम्युनिटी ही हमारी संख्या है। सीधी बात है, 1 मिलेंगे तो 10, 2 मिलेंगे 20, 3 मिलेंगे 3, 100, हजारों, लाखों लोग कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रयोग है ये गाँव में जाते हैं। हमारे बहुत से ऑर्चर्ड है, हमारी बहुत सी वाटर मिल्स चलती हैं, हमारे बहुत से युवा लोग बहुत से कामों में जुड़े हैं, तो इसलिए हम लाखों की संख्या में हैं। वो अभी हमने जब टूर कर रहे थे आपके उसका, तो हमने देखा कि आप लोग लाइक पिकल्स भी प्रोड्यूस कर रहे हो, पापड़ भी बन रहे हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही है। और क्या क्या सर प्रोजेक्ट्स हैं? नहीं, हम लोगों के डाइवर्सिफाई है। प्रोजेक्ट क्या है कि पुल बनाते हैं। कि जो गांव में जब भी बारिश आती है तो गांव अपनी जगह न पार नहीं पाते, क्योंकि बहुत सी गॉर्जेस होती हैं, तो बच्चे भी नहीं जा पाते स्कूल, या जंगली जानवर क्या कहते हैं मवेशियाँ जंगल जा पाती हैं, महिलाएं नहीं जा पाती। फिर हमने लो कॉस्ट ब्रिजेस बनाए और आज हमने लाखों लोगों को कनेक्ट कर दिया। 100 से ज़्यादा ब्रिजेस हमारे जगह जगह लगे हैं, जो कि 20-25 गांव के बीच में एक ब्रिज, एक दूसरे पार करने के लिए। तो ये हम पानी से लेके और पुल तक के कामों में लगे हैं। वो भी सच बात तो ये है कि जो भी गांव की प्रायोरिटी होंगी वही हेस्को का काम भी है। अच्छा। हम अपनी तरफ से ये तय नहीं करते कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जो उनकी प्रायोरिटी होती है वही हमारे काम भी होते हैं। बट सर जैसे अभी हमने आपके कैंपस अंदर से देखा, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है वैसे तो सर आपका, बट मैंने एक चीज़ देखी सर, जैसे आप रहते हैं आपकी बहुत प्यारी प्यारी हट्स हैं सर, तो वो आपका क्या है? मैं देख रहा हूँ आपकी एक हट, इसमें आपके सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं। फिर एक मैम ने दिखाई थी आपकी एक हट है जो आप गर्मी में उस हट में आ जाते हैं, डिफरेंट हट्स है, तो आपको एक प्यारा सा मंदिर भी प्यारा देखा सर मंदिर वहाँ देखा, पे। तो हट्स के पीछे सर क्या आप नहीं, हट्स? देखिए मेरा मानना है कि आप अपनी आवश्यकता जिससे पूरी हो जाए वैसे ढांचा का विकास होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वही डेवलप करो जिससे आपका काम हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ठोस मानना है सरल जीवन ही लंबे चलते हैं। बिल्कुल सर। जितना जीवन कठिन बना दोगे उतने ही कठिनाइयों में पड़ जाओगे। बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं होंगी
तो वो पूरी नहीं हो पाती, या उनको पूरा करने के लिए आप गलत रास्तों में चले जाओगे। जब आपकी आवश्यकताएं ही बहुत कम होंगी, वो हर एक आदमी मैनेज कर लेता है। क्या बात है सर। सर आने वाले टाइम पे आपके कौन से कोई कुछ नए प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? नहीं, हम एक तो सारे राष्ट्र भर में एक ही बात का जन जागरण करना चाहते हैं कि प्रकृति को प्रणाम करिए, कि आप हर घर में भगवान तो रखे हैं, प्रभु बसते हैं हर घर में, पूजा घर बना रखा है, बंद कर रखे हैं भगवान जी अपने अपने घरों में जेल की तरह, लेकिन उसे मानते नहीं। क्योंकि बड़ी बात यह है कि आपको क्यों लगता है कि प्रभु तो आपके पास हो और प्रकृति ना हो, क्योंकि प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, प्रकृति और यही अंतर करके हमने प्रभु तो रख दिए घर में और प्रकृति को घर से बाहर बर्बाद कर दिया। सुन लो जनता, जो सर बता रही है बहुत सच्चाई है इसमें। सर एक मैं चाहता हूँ कि जो हमारा यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, आप उन्हें सर क्या मैसेज देना चाहते हैं आज की हमारी जो यंग जनरेशन मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी जो उम्र है तुम्हारी उतनी बची है। मैं अभी तक बहुत अच्छा हवा, मिट्टी, जंगल, पानी ले चुका। क्या तुम्हारे हिस्से में होगा? तुम्हारे हिस्से में बड़े बड़े होटल भी होंगे, बड़े बड़े ढांचागत विकास भी होंगे, बड़ा पैकेज भी होगा, पर तुम्हारे पास हवा ठीक होगी कि नहीं होगी? आपके पास पर्याप्त पानी होगा नहीं होगा? आपके पास ऐसी मिट्टी का भोजन होगा जो जहरीली ना हो, केमिकल फर्टिलाइज़र वाली? क्या ये होगा? शायद नहीं होगा। शायद नहीं होगा। इसलिए आज ही सोचना शुरू करोगे तो तब तुम आने वाले समय में जान और जहान दोनों को भोग सकोगे। क्या बात है सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत हमें अच्छा सर। बहुत ही अच्छा लगा सर। तो थैंक यू सर हमारे शो में आने हल्के के के लिए। टॉप से सर हमें आने के लिए हाँ, आपने अपना हमारा सर सीरियसली सर हम बहुत सौभाग्य हैं कि आपने तो अपना आप कीमती टाइम मुझे भी निकाला। अच्छा लगा तुम सबसे मिलके। सर मेरे को आशा है कि इसके दो हिस्से हैं, एक तो आप मुझे लोगों के बीच में बांटोगे, जी। बिल्कुल सर। लेकिन अपने अंदर कितना रखोगे ये मेरे लिए बड़ा सवाल है। अब सर- तो रख लिया सर, सर, रख लिया सर। रख लिया था सर हमने। आज से मैं एक ही जोड़ी जूते रखूंगा, एक से सारे एक जोड़ी सारे दे दूंगा। अब मैं जूते नहीं खरीदूंगा। सर सर सर, एक आपका आशीर्वाद सर देखो। आपका आशीर्वाद सर। तो गाइस, अब यहाँ पे तो इनको गाइस जल्दी से आज का पकड़े शो हम यहीं समाप्त करते हैं, और पकड़े पकड़े खिलाओ इनको ये जल्दी गाइस से। बहुत ही प्यारा मेरे शो का है। मीठा हम मैं सच कह रहा हूँ कि मैं कभी इतना नर्वस नहीं हुआ, बट मैं थोड़ा सर के साथ में मैं भाई भी और सर मैं थोड़ा थोड़ा नर्वस हम हो गए थे, बड़ी हस्ती। क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती है वो पद्म श्री पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं। जमुनालाल अवार्ड उन्हें मिला है। करमवीर जो उस एपिसोड था कौन बने करोड़पति का, अमिताभ रंगीन बच्चन पर्दों के में साथ कहीं दिखाई उन्होंने दे। वो अनुराग कितने बासु बड़े के साथ पर्दे हाँ आए थे। आए थे अनुराग बासु के साथ। सूरज जो है आर्टिस्ट यार, मूवी आई थी समझदार। जोया अख्तर ने, जो 25 लाइक्स उन्होंने जीते थे, वो सर की चैरिटी जो हेस्को है उस पे, चैरिटी नहीं है, हाँ सॉरी राइट वेंचर हाँ फाउंडेशन है सर की ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज राइट एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन राइट। तो बहुत उम्र ही क्या है बहुत अभी? दमदार एपिसोड था ये। तो अभी गाइस तो जैसे सर ने बोला बच्ची सी प्लीज है, जो हमारी कैसे होगा जो हमारी तेरा काम? यंग जनरेशन जो हमारी जेनजी कहते हैं राइट, जेनजी। जेनजी प्लीज़ यार थोड़ा देखो, क्योंकि नेचर के साथ बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है सब, और हमें ये सब ठीक करना है। हम ही यूथ हैं, और अच्छा रहा एपिसोड। आप लोगों का करेंगे सपोर्ट, आप करेंगे लोगों का प्यार करेंगे, ऐसी चाहिए। एम्बिशियस होना चाहिए, खूब शेयर होना खूब भी शेयर महत्वाकांक्षा करिएगा, होनी चाहिए, पर खूब योग्यता क्योंकि के साथ। बहुत खाली वी लव यू महत्वाकांक्षाएं, गाइस। आप लोगों का बहुत प्यारा सपोर्ट does not मिल रहा है। work. हल्के It हैं takes क्या, away you लाइक शेयर some other सब्सक्राइब करना direction मत भूलिएगा otherwise. सर। तो इसलिए Support. ज़्यादा Love अच्छा you है all. कि एम्बिशंस